Hello, Sacha. Welcome to CGP Mentors and congratulations for AIR1 in UPSC APFC exam. So tell us आपकी जर्नी कैसी रही EPFO APFC तक पहुंचने की? फर्स्ट थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी जर्नी मैम स्टार्ट होती है बीटेक के बाद। 2013 में मैंने बीटेक कंप्लीट की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद जी। मैम फर्स्ट मैंने ट्राई किया प्राइवेट जॉब्स के लिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बीटेक था तो मैंने 6 मंथ्स 8 मंथ्स ट्राई किया कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए। जब कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती दिखी तो मैंने स्टार्ट किया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ मैंने सबसे पहले सीजीएल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैम, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। सीजीएल के ग्रुप बी की पोस्ट है काफी सारी, उसमें ऑलमोस्ट 5 to 10,000 वैकेंसीज आती है। तो उसके लिए मैंने मैम स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो करते करते उसके साथ बैंक पीओ के कुछ एग्जाम दिए, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम दिए। तो मैम मेरे ऑलमोस्ट 2 इयर्स में 7-8 गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल गए थे। एसबीआई पीओ, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मैम, सीजीएल में मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला, असिस्टेंट कमांडेंट में मैं असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी सिलेक्टेड हुआ। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना। तो 2015 से 18 तक मैंने ऑलमोस्ट 3 यूपीएससी मेंस एग्जाम्स दिए। लेकिन 18 के बाद मैं अपने डिपार्टमेंट में काफी बिजी हो गया था, मैरिज हो गई थी, तो उसके बाद मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो 18 to 20 मेरा ब्रेक था मैम, 2-3 इयर्स मैंने कोई सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट नहीं दिया। उसके बाद आफ्टर कोरोना मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके बाद मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज उसका इंटरव्यू दिया मैम। उत्तराखंड पीसीएस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है। और जो अपना ये एपीएफसी का एग्जाम मेरा एचएस के साथ ही आया था, तो इसके लिए साथ साथ मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया और इसमें मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला। मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा सिविल सर्विसेज का रोल रहा एपीएफसी तक आने में और या पहुंचने में, जैसा भी हम कहना चाहें। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक तरीके से एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करने में भी मदद करती है? बिल्कुल मैम, जैसा कि मैंने आप अगर इसका एग्जाम का एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, तो आई थिंक 1/3 पोर्शन आप बोल सकते हैं कि सीजीएल एग्जाम जैसा है। जैसे हमारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बैंक पीओ या सीजीएल के, तो उनमें मैथमेटिक्स क्वांट का एक पोर्शन रहता है, कुछ रीजनिंग का पोर्शन रहता है और कुछ इंग्लिश का रहता है मैम। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30% सिलेबस वैसा ही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हम 30-40% सिलेबस जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से बिल्कुल मैच करता है। उसमें हिस्ट्री का आपका पोर्शन है, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में तैयारी में आप करते ही हैं। तो ऑलमोस्ट 40% सिलेबस मैं कहूंगा डायरेक्ट यूपीएससी का जनरल स्टडीज से आ रहा है। और अगर आप बाकी सीजीएल के पोर्शन को भी सी सेट की तरह लेके देखें, तो सी सेट में आप यही चीजें प्रिपेयर करते हैं। तो ऑलमोस्ट 70% सिलेबस अगर आप का कवर हो जाता है मैम, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। अच्छा, इससे पहले कि हम लाइन बाय लाइन सिलेबस को एक बार टारगेट करें आपकी प्रिपरेशन जानने के लिए, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि क्या एपीएफसी के सिलेबस में ऐसा भी कुछ पार्ट है जो कि यूपीएससी और आपके एसएससी सीजीएल में कवर नहीं होता है और आपको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना पड़ा एपीएफसी के लिए? बिल्कुल मैम, इसमें 30% सिलेबस मैं कहूंगा, 30 to 35 वो सिलेबस है जो कि मतलब रेगुलरली किसी भी एग्जाम के सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे कि सबसे जैसे? पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, ये सिर्फ लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम में आते हैं या फिर अपने एपीएफसी के एग्जाम में आते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज से, जो कि आपको कहीं भी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में आप नहीं पढ़ते हैं। उसके अलावा मैम कुछ चीजें हैं
जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चन है, 10 to 12 क्वेश्चन, उसका आप नॉर्मली कहीं पे यूज नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी आपको स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। और कुछ चीजें जैसे कि कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चन है, वो जी कुछ एग्जाम्स में आते हैं, बट इसमें आपको थोड़ा सा लेवल अप करके और स्पेसिफिकली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो 35 to 40 क्वेश्चन आपको स्पेशली तैयार करने पड़ते हैं इसके लिए। 35 to 40 क्वेश्चंस। शायद इंश्योरेंस भी एक ऐसा पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली कहीं नहीं आता है यस ना? मैम, तो और हाँ, इंश्योरेंस, ऑडिट, अकाउंट्स, ये पोर्शन मैम नॉर्मली कहीं किसी एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है। जी, तो अब एक एक करके, जैसे मान लीजिए कि कोई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में हैं, तो ओके। अगर आपको उन्हें गाइड करना हो कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री और पॉलिटी गवर्नेंस, ये जो टॉपिक जी। हमारे सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं, इनको किस तरीके से तैयार करें, क्या सोर्सेज रखें, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, जैसे कि अगर हम जीएस का सिलेबस उठाते हैं तो मेरे हिसाब से 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, इसमें ज्योग्राफी नहीं आती मैम इसके सिलेबस में, तो हिस्ट्री, जी। पॉलिटी, हम्म। आप इकोनॉमी और करंट हम्म। अफेयर्स कह सकते हैं इसको। इसके ठीक साथ आप ऐड कर सकते हैं साइंस का कुछ कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये फोर है। कोर सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर मिला के ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैम। तो हिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा मैम, हिस्ट्री के लिए जैसे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, तो वो इसके लिए भी जी। मैम काफी अच्छा एग्जॉस्टिव सोर्स है। उसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशियंट और मेडिवल के लिए आप न्यू एनसीईआरटीज फॉलो कर रहे हैं तो वो काफी है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा है तो वो भी इनफ है। उसके अलावा बस मैम आपको मैं किसी को भी पार्टिसिपेंट को सलाह यही एक सजेस्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आप एक उन एग्जाम्स के लिए भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही हैं। जब भी इस एग्जाम आपके पर नजदीक आ रहा है तो कुछ सिलेबस करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूरी है मैम। तो हिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज कर सकते हैं, या फिर कोई भी कुछ कुछ मैम सोर्सेज आते हैं जैसे कि आप जीएस के लिए डीएमएच का, मैग्रा हिल के कुछ एक एग्जॉस्टिव बुक आती है जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ दिया होता है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं मेनली। लेकिन मैं कहूंगा कि स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज आर इनफ, और साथ में कुछ क्वेश्चन बैंक, ये हिस्ट्री के लिए। ठीक है। पॉलिटी के लिए मैम लक्ष्मीकांत बाइबल है और बाइबल ही रहेगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक। इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगा स्पेसिफिकली आप पूरा, अगर आपने नहीं किया है कभी, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो भी उसमें एग्जाम्स देते हैं, नॉर्मली उनका इकोनॉमी अच्छा होता है क्योंकि वो सब आरबीआई के एग्जाम्स में भी आता है, हर किसी एग्जाम में आता है। तो इकोनॉमी का अगर आपका बेस कवर्ड है तो आप करंट अफेयर पे फोकस करें। करंट अफेयर में इकोनॉमी के पिछले 1 ईयर 2 ईयर में जो भी मेन इवेंट्स, जो भी मेन करंट डेवलपमेंट्स है उनको अच्छे से स्टडी करें। आरबीआई ने क्या किया है, सेबी ने क्या किया है, हमारा इन्फ्लेशन लिंक डाटा क्या है, इन चीजों को अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इकोनॉमी का पोर्शन भी कवर हो जाता है। इसके अलावा साइंस के लिए मैं कहूँगा 9th 10th की एनसीईआरटी प्लस 12th की एनसीईआरटी के बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं मैम, 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक बुक उठाइए, लूसेंट उठाइए या आप अरिहंत उठाइए, उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए साइंस के अपने सिलेबस से। बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 150 to 200 पेजेज आप इतना पढ़ लेंगे तो ये काफी होगा। उसके बाद वही क्वेश्चंस बैंक जरूर करें, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं वो भूल जाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैम। तो मैंने बताया जैसे कि यही करंट अफेयर, इकोनॉमी आपकी करंट अफेयर में ही ज्यादातर कवर हो जाती है। तो साइंस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये जीएस का जो पोर्शन है ये आप इन सोर्सेज से मैम अच्छे से कर सकते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन। अच्छा, एक और चीज, जैसा कि शायद आपको क्वांट्स एंड रीजनिंग के साथ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा, यस मैम। क्योंकि आपका बैकग्राउंड वैसा रहा है। बट अगर मान लीजिए कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है जिन्होंने क्वांट्स एंड रीजनिंग इससे पहले और किसी एग्जाम में प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो क्या बुक सोर्सेस फॉलो करें, क्या लेवल फॉर, मतलब उनको किस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहिए, जी मैम। तो इस बारे में बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली आपने सही बोला, मेरे को इसके लिए स्ट्रगल इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि 2014 और 15 ऑल इंडिया रैंक मेरी 13 और 17 थी मैम सीजन के एग्जाम में। दिल्ली पुलिस अच्छा। के एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी।
तो मेरा अच्छा। क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, तो मेरे को अभी दोबारा से इसके लिए बुक्स ज्यादा उठाने की या टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। बट मैं अगर कहूंगा जो मेरी जर्नी थी उस टाइम की, वही मैं आज किसी को सजेस्ट करूंगा। इंग्लिश के लिए मैम सबसे पहले स्टार्ट करिए न्यूज़पेपर पढ़ना। कोई भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको इजीली मिले, अच्छी जिसमें अच्छी लैंग्वेज में एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स है, आप उनको पढ़ें। साथ में एक वर्ड पावर मेड इजी आती है मैम, बुक है, नॉर्मन लुइस ऑथर है उसके, तो वो वोकैब को बिल्ड करने में काफी हेल्प करती है मैम। तो उस बुक को 2-3 टाइम्स कंप्लीट करें। आपके जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और वोकैब के जो भी क्वेश्चन है मैम, वो उस बुक से काफी अच्छे से हो जाएंगे आपके। और जो न्यूज़पेपर की हैबिट बनाएंगे आप, वो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगी। और जब आप हम्म। पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश में, आप देखेंगे मैम इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है इसमें, यूपीएससी यूपीएससी एग्जाम में अच्छी इंग्लिश आती है। तो उस आप हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल्स पढ़ा है, तो आप वो क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर हम्म। प्लस वर्ड पावर मेड इजी। ग्रामर के लिए मैम जैसे ईओ एग्जाम में कुछ ग्रामर आती है, एपीएफसी के एग्जाम में ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चन नहीं थे, बट ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह, फाउंडर थी केडी कैंपस की, उनकी एक बुक आती है फ्रॉम प्लेन्थ टू पैरामाउंट आई थिंक, तो वो बुक कर Okay. सकते हैं मैम। उससे ग्रामर आपकी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है मैम हम्म। इंग्लिश के लिए। लेकिन मैं बार बार यही किसी को भी सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर मेरे को लगता है मैम एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है। किसी भी धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बट अगर आप 1 ईयर रेगुलरली किसी भी एक न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश के लिए कभी आपको किसी भी एग्जाम में टेंशन नहीं होगी। कोई भी वोकैब क्वेश्चन है या इवन ग्रामर के क्वेश्चन है। तो इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स या क्वांट वाले पोर्शन के लिए मैं कहूंगा, मैंने उस टाइम में प्रिपेयर किया था केडी कैंपस कैंपस और पैरामाउंट की कुछ बुकलेट्स आती थी मैम, तो मैंने उनसे किया था। बट आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बुकलेट्स उठाइए, मैथमेटिक्स में मैम बुकलेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आपने Okay. लेट से एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज का एक चैप्टर है, परसेंटेज के 100-200 क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपसे बहुत हम्म। इजीली अच्छे से हो रहे हैं, गुड है, हम्म। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट आपको टाइम लग रहा है या कोई एक टाइप है जो आपसे नहीं हो रही है, तो उस टाइप को फोकस करके उस पे उसके बारे में यूट्यूब पे डाल के देखे क्या कोई शॉर्टकट अवेलेबल है, क्या इसको मैं किसी और तरीके से कर सकता हूँ। तो जो आपकी कमी है, जो आप में किसी टाइम कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या उनमें टाइम लग रहा है, उन्हीं पे स्पेसिफिक फोकस करें। और बुकलेट कोई भी हो, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो एक लेवल आ जाता है, फिर आप इजीली बिना पेन उठाए क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ट्राई टू रीच एट दैट लेवल। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए भी केडी कैंपस, पैरामाउंट या इवन हर इंस्टीट्यूट की एक बुकलेट्स मिल जाती है, जिसमें रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेट्स से क्लॉक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैम, सीटिंग अरेंजमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनके आप एक बार प्रैक्टिस करें। और रीजनिंग ऐसी चीज है जो 1 मंथ में और आराम से हो जाती है। हर रोज आप एक चैप्टर भी करेंगे तो काफी इजीली स्कोर कर सकते हैं उसमें। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन कम थे, मैथमेटिक्स के ज्यादा थे मैम, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। और उसमें लेवल अच्छा आता है, तो आपको एक लेवल मतलब जो आज सी सेट का लेवल अभी आ रहा है, उस लेवल के हिसाब से मैम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें पीवाई क्यूज का भी रोल होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, अपने आप को एसेस कर लें कि आपका लेवल क्या है, तो उस हिसाब से आप शायद बेटर प्लानिंग कर पाएंगे कि कौन सी बुक आपको देखनी है या कौन से बिल्कुल। रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए। बिल्कुल मैम। ठीक है। सचिव, एक और चीज, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हमारा एक पोर्शन आता है, जहाँ पे काफी सारे लॉज वगैरह भी हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं अंडर सोशल सिक्योरिटी। तो इसके लिए, क्योंकि ये और किसी एग्जाम में तो आता नहीं है, तो आपने इसके लिए किस तरीके से नोट्स बनाए, क्या सोर्सेस फॉलो किए, उस पे थोड़ा सा हमें बताइए। जी मैम, मेरे को भी शुरुआत में मैम यही एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इसके लिए कौन सी बुक मैं रेफर करूं, क्योंकि इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल मैम ना किसी को पता है, ना अच्छे से अवेलेबल है किसी भी उसमें। तो हाँ मैम जी। मैंने पहले बेर एक्ट उठा के मैंने पढ़ने की कोशिश की, बट वो काफी कम्बरसम प्रोसेस थी, चीजें माइंड में नहीं जा रही थी, याद नहीं हो रही थी मैम। उसके बाद मैंने हम्म। यूट्यूब पे गया मैम, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगी, पहले नहीं मिलती थी 2 इयर्स बैक, 3 इयर्स बैक, बट अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप अगर कोई भी टॉपिक डालेंगे, लेट्स से इक्वल रेमुनरेशन एक्ट डालेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट डालेंगे, जो भी पोर्शंस है हम्म। आप देखेंगे लेबर लॉज में, अगर उनकी आप वीडियोज एक बार देख लेते हैं, लेट्स से 20 मिनट 30 मिनट्स की एक वीडियो देख लिया, आपको उसका एक्ट का जिस्ट
समझ में आ जाता मैम। उसके बाद हम्म। पीवाईक्यूज पे जाता था मैम, उसको मैंने जैसे ही वीडियो देखी मैं पीवाईक्यूज पे जाता था, मेरे को समझ में आ जाता था कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप मैम एक कोई भी देखना पड़ेगा, ये सही है स्टेटमेंट, ये गलत है, तो मैम 2 आवर्स कैसे जा रहे थे पता ही नहीं लगा। और मेरे को फायदा ये हुआ कि ईओ के एग्जाम में जब मेरे को दिखा कि अब की बार पेपर का लेवल अच्छा है, तो मैं उसको एपीएफसी वाले एग्जाम में कवर कर पाया। मैंने अच्छे से पहले ही मैम इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जो, उन पे मैंने बिल्कुल टाइम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, जल्दी से जल्दी किए। जबकि ईओ वाले एग्जाम में मैं सोच रहा था कि मेरे पास एम्पल टाइम है, तो मैं आराम से क्वेश्चंस कर रहा था। तो मैं सबको बोलूंगा कि एक लेवल हार्ड लेके चले, जो नॉर्मल सीजीएल का एक लेवल है, सी सेट का लेवल है, या जो पहले एग्जाम्स आते थे, अब वो लेवल की चीजें नहीं रही है। अब बिल्कुल यूपीएससी जीएस जैसे क्वेश्चंस आपको इस पे पेपर में दिखेंगे, तो लेवल एक लेवल अप करके तैयारी चले। तो मैम प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में अगर आपका वीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें मैम, क्योंकि अगर वो 20 क्वेश्चंस में आपने टाइम लगा दिया, तो आप ऑलरेडी पीछे चले जाएंगे, सबसे पेपर ही पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा किसी को भी, अकाउंट्स भी हो जाएगा, लेबर लॉज भी हो जाएंगे, सबसे पहले आप देखें कि मैथ में लेवल आपका बाकी स्टूडेंट्स के इक्वल हो, एटलीस्ट कम ना हो किसी से भी। तो मैथ में आपका लेवल अच्छा बन जाए, उसके बाद आप जीएस का पोर्शन और बाकी पोर्शन करें, क्योंकि वो आपकी डिसाइड करेगा रैंक आ रही है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जी या कोई अकाउंट्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो अकाउंट्स वाला सेक्शन पहले कर लें, टारगेट कर लें, जो भी आपका इजी सेक्शन है, ताकि आप बाकी चीजों पे टाइम एलोकेट कर पाए अच्छे से। बिल्कुल मैम, वो अच्छा। वैसे। जी मैम। नहीं, जैसे अकाउंट्स की बात हुई तो मुझे याद आया कि हमने अकाउंट्स पे तो डिस्कस ही नहीं किया। जी मैम। तो जी आपने अकाउंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? अकाउंट्स में ऑलरेडी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ 8 सालों से, तो वहाँ पे मैम हमारे हम्म। कंफर्मेशन एग्जाम होते हैं और प्रमोशन एग्जाम होते हैं, उनमें अकाउंट्स का एक मैम पेपर होता है हमारा ऑलरेडी। तो मैंने अच्छा अच्छा। उसके लिए पहले मैं वैसे स्टडी कर चुका था, बट मैं जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको बोलूंगा कि आप पहले एक एनसीईआरटी पढ़े, सिंपली 11th की एनसीईआरटी है मैम, वहां से स्टार्ट करें। उसके अलावा एक टीएस ग्रेवाल करके बुक आती मैम, हमने इनकम टैक्स के एग्जाम्स के लिए भी वही प्रिपेयर किया था, और मैंने इसके लिए भी वहीं से रिवाइज किया था। तो मैम एनसीईआरटी और टीएस अग्रवाल का मतलब लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे तो काफी है। या आजकल मैम कुछ बुकलेट्स भी आ गई है इंस्टीट्यूट्स की, काफी उनकी भी बुकलेट आ गई है। तो फिर मैं वही कहूंगा मैम, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक उठाए, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपको पीवाई हम्म। क्यूज करके आपको देखना पड़ेगा, क्या मेरे को ये टॉपिक अंडरस्टैंड समझ आया है नहीं, क्या मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। आप अच्छे, लेट्स से किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ ली एक बार मैम, लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और हो सकता है फायदा नहीं। किसी ने किसी इंस्टीट्यूट की बुक मतलब बुकलेट ही पढ़ी है पॉलिटी की, लेकिन 3 बार पढ़ी है, 4 बार पढ़ी है, और वो पीवाई क्यूज कर पा रहा है, तो दैट्स मोर बेनिफिशियल। तो मैं कहूंगा कि बार बार रिवाइज करना है। सोर्स आपका मैंने बता दिया, एनसीईआरटीज काफी है, पीवाई क्यूज के साथ एनसीईआरटीज अकाउंट्स में भी काफी है मैम, एंशियंट मिडिवल में भी काफी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। ये सोर्सेज काफी है, बट आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की भी और इन सोर्सेज की भी, ताकि आप जो भी क्वेश्चन थोड़ा अगर चेंज भी होता तो आपको कर पाए। तो अकाउंट्स के लिए मैम ये काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है। जैसे कि आप एक वर्किंग एस्पिरेंट थे, एपीएफसी एग्जाम करते थे, मतलब इस बारे Yes. में थोड़ा सा बताइए। जी मैम। तो फॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि मैं लकी था, लास्ट 2-3 इयर्स में मेरे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में था मैम, इनकम टैक्स में जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड कम था, तो मैम ये मैं इजिली मैनेज कर पाता था। मैं कहूँगा जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आपका कंपटीशन मुखर्जी नगर बैठ के, करोल बाग बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपने पूरे 12, 14, 16 आवर्स दे रहा है, और आपको आपको साथ में अगर आप काम भी कर रहे हैं तो मैम टाइम निकालना, 3-4 क्वालिटी आवर्स निकालना भी काफी मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपका हम्म। बेसिक कवर्ड है मैम, तो 6 to 8 मंथ्स की एक अच्छी रिगरस प्रिपरेशन लास्ट में अगर आप टाइम दे पा रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे साथ कुछ मेरे बैचमेट्स मैंने बात की, काफी मेरे को मिले जो लोग ऑलरेडी वर्किंग थे मैम, गवर्नमेंट सेटअप में भी और प्राइवेट सेटअप में भी। तो इट्स पॉसिबल, बट आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं वही कि आप एक्स्ट्रा सोर्सेज की बजाय कम सोर्सेज करें, पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा फोकस करें, और जो आपकी वीकनेस है मैम पहले उसको इम्प्रूव करें।
बजाय कि अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा होन करने की बजाय पहले अपनी वीकनेस पे काम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आउटपुट या रिजल्ट्स में वहीं से निकलेगा। जैसे मेरे को पता था, मैं ऑलरेडी एचसीएस दे रहा था, सीजीएल प्रिपेयर था, तो मैंने जीएस और मेरे इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनिंग के पोर्शन पे टाइम वेस्ट ही नहीं किया। मेरे को जो भी टाइम मिला, 2 मंथ्स, 2 मंथ का जो मेरे पास टाइम था, मैम इससे पहले परी से पहले, तो मैंने पूरा टाइम मैम अपना सिर्फ अकाउंट्स करा, इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज किया, और इंश्योरेंस वाले कंप्यूटर्स वाला जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन आता है उस पर फोकस किया। तभी मेरे को लगता है मैं मेरी इतनी सी रैंक आई। मैं आपसे पूछने ही वाली थी वर्ड्स ऑफ विजडम एंड में कि आप एस्पिरेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे, आपने खुद ही समराइज कर दिया। जी मैम, क्योंकि ये मैम जितने भी यहाँ पे भी आके बैचमेट से बात करी, तो सबका यही कहना था कि मैम सोर्सेज अभी अच्छे अवेलेबल नहीं है। लोगों को इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल जब एग्जाम आ जाता है तभी पता लगता है, नॉर्मली इसके लिए रेगुलरली कोई प्रिपरेशन कर नहीं रहा है। तो सबका हम्म। यही कहना था, हम जो एक्स्ट्रा पोर्शंस है वो साथ साथ करते रहे। जैसे मान लीजिए कभी हम्म। टाइम मिले, अकाउंट्स कर लिया आपने, लेबर लॉज आपके रिवाइज है, आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन अच्छा है, और साथ साथ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से सिविल सर्विसेज है, सीजीएल है, कोई और रेगुलेटरी एग्जाम्स है, उनकी प्रिपरेशन चलते रहे, और जैसे इसकी नोटिफिकेशन आए उसके बाद 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ जो भी है, आप इस पे पूरा जोर लगा के टूट पड़े, तभी मैम सिलेक्शन होगा। चलिए सचिन, थैंक यू सो मच इतने अच्छे डिस्कशन के लिए, एंड आई एम होपिंग कि जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको काफी हेल्प होगी। आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू। फॉर इनवाइटिंग।